Hello students, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. Welcome to yet another session of Synthesis online classes. You all know that CBSE board released class 12th and class 10th sample papers. Okay, class 12th के लिए और class 10th के लिए sample papers जो हैं CBSE board ने release किए हैं और हम जो हैं आज उन्हीं का जो पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का पैटर्न जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वी हैव 33 क्वेश्चंस था। मतलब इससे पहले एक चीज़ अपन और देखेंगे कि आखिर पैटर्न में चेंज आया क्या है, डिफरेंस क्या है पहले वाले पैटर्न में और अब वाले पैटर्न में। देखिए, पहले वाला जो पैटर्न था उसमें हमें मिलते थे पैसेज एक पैसेज मिलता था, उसमें से हम एमसीक्यूज जो थे वो सॉल्व करते थे या फिर एआर के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करते थे। बट अब से हमें मिलेंगे अपने कितने 2 पैसेजेस मिलेंगे जिसमें से हमें एआर के और एमसीक्यूज जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये है एक तो मेजर डिफरेंस जो है हमारे साथ जो हमारे पैटर्न में आया है। देखिए, सबसे पहले तो यह है 33 क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। उन 33 क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपल्सरी हैं आपको करने। बी सेक्शन ये है कि सेक्शन ए जो है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके पास रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपको पैसेज से सॉल्व करने हैं। और पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में आगे आपके जो है 4 क्वेश्चन जो हैं दोनों में होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों है पैसेज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यू से है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो एआर के क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं। देन बात आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 3 से 11 तक आपके पास है एमसीक्यूज। अगेन आपके पास एमसीक्यूज हैं और 12 से 16 तक आपके पास रह जाएंगे असर्शन एंड रीजन के यानी कि एआर के क्वेश्चंस। क्लियर, ये भी क्लियर होना चाहिए चीजें। और चलिए एक बार मैं आपको इसमें पूरा बता देती हूँ टोटल जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या रहे। टोटल जो है मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसे मैं कह दूंगी कि एक तरीके से देखा जाए तो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ओके। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों हमारे पास रहेंगे पैसेज बेस्ड। ओके, ये हमारे पास है पैसेज बेस्ड है दोनों, और दोनों में जो है 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी 4 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भी। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पैसेज से 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो कि एमसीक्यूज हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के पैसेज से आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने जो कि एमसीक्यूज हैं या फिर एआर है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे पास रहते हैं एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यूज। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास रह गया 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे पास रहते हैं बच्चों एआर के क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन। चलिए, यहाँ हुई क्लियर बात। तो टोटल जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टोटल हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 22 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर बिकॉज क्या होता है कि सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो सब बच्चे करके आते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्वेश्चन में सब लिख के आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट होता है वो वही बच्चे जो हैं सोल्व कर पाएंगे जिनके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। कंसेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है तभी आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, और बहुत ही स्कोरिंग भी है। चाहे तो आप इसमें पूरे 22 भी स्कोर कर सकते हैं, और इसमें क्या है कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। जो है आंसर जो है यानी कि ए है तो ए है ही। और सब्जेक्टिव में आपका लिखने का तरीका कई बार एग्जामिनर में इंप्रेशन नहीं डाल पाता तो उसमें आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस रहते हैं। तो सब्जेक्टिव में अपने पास ये नेगेटिव पॉइंट आता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या है अपने पास स्कोरिंग है। ये 22 मार्क्स तो अपने जाने ही नहीं चाहिए। तो टिप्स पर जो हैं आपके सभी कंसेप्ट्स होने चाहिए जिससे कि आप ये जो है इनके आंसर इजीली दे पाएं। और अगर आपने ये 22 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है आपके उसका एग्जाम पेपर का, अगर आपने वो इजीली सोल्व कर लिया या आपका पूरा वो पॉजिटिव वे में चला गया, दैट मीन्स आप अच्छा स्कोर कर लेंगे केमिस्ट्री में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास रहेंगे नंबर क्वेश्चन 17 और 25 तक हमारे पास रहेंगे। 17 से 25 तक हमारे पास रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो है वो हमारा होगा। फिर होंगे हमारे पास 26 से 30 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का हमारा होगा। फिर रहेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर डी है जो लास्ट सेक्शन है अपना,
उसमें 31 से 33 तक क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको कैरी करवाएंगे। मार्क्स कितने? 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स ईच है, तो 15 मार्क्स का ये हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 3 आएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मैंने बता दिया 22 मार्क्स का आपको हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप जो है इसकी अपने ने एक अपना क्राइटेरिया देख लिया है कि क्या कुछ है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर जो रिलीज किया है उसको अपन सॉल्व करते हैं। आज वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, अपने उसका सब्जेक्टिव पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसा आपको प्रेजेंट करना चाहिए, अपने क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर पे वो पॉजिटिव इफेक्ट दे और आपके जो है स्कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। चलिए नेक्स्ट जो है उसमें है क्वेश्चन नंबर 1। अब ये है हमारे पास पैसेज, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज है। सबसे पहले तो आपको जो भी पैसेज दिया जाए आप उसे बहुत ही आराम से 1 या 2 बार अच्छे से रीड कीजिए। अगर वो पैसेज है वो आपके समझ में आ गया है, दैट मीन्स अब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैसेज को रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए आखिर ये पैसेज कह क्या रहा है। उसके बाद मैं इसकी समरी भी आपको बता देती हूँ ताकि वो आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाए। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके इसको जो है रीड कर लीजिए। क्या कह रहा है ये पैसेज? इस पैसेज में हमें बोला गया है कि आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए। और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में बने हैं वो देखते हैं। चलिए हाँ जी, ये किसकी प्रेजेंस में बने हैं? ये कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बने हैं। कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में जो है अल्कोहल से जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। क्लियर? यहाँ तक देखिए। अब दूसरी चीज ये आती है कि ये कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट जो है, ये वाला कैटलिस्ट जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस कैटलिस्ट में एक तो हमें बोला रखा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो, या फिर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो ये एयर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसकी एफिशिएंसी में कोई भी इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की एफिशिएंसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एयर रिक्वायर्स, ये सिर्फ क्या करती है, एयर रिक्वायर्स स्लाइटली लॉन्गर रिएक्शन टाइम्स। सिर्फ टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, लॉन्ग हो जाती है रिएक्शन। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी पे जो कोई भी इफेक्ट ये नहीं डालती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसके आगे वाला पॉइंट। देखिए इसमें लिखा है इकोनॉमिकल विलिएबल है ये। ठीक है, लार्ज स्केल पर रिएक्शंस कर सकती है। एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ओके, क्या है, इकोनॉमिकल विलिएबल है, देन लार्ज स्केल पर रिएक्शंस कर सकती है और इन्वायरमेंटली जो है फ्रेंडली है। क्लियर? ये है हमारे पास वो पैसेज जो हमें, जिसमें से क्वेश्चंस जो है हमें सॉल्व करने हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपन को दे रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रहा है द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट। अपन को ऊपर जो है उन्होंने कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट जो देखा है उसमें से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, यानी कि किस कंपाउंड को किस कंपाउंड में जो है कन्वर्ट करता है। पहला जो ऑप्शन मुझे दे रखा है इन्होंने, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। देखिए मैंने आपको पहले कह दिया था कि वो अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। अब प्रोपेनॉल से, अल्कोहल से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है नहीं, जबकि पहला ऑप्शन जो है ये अब गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आइए, ये कह रहा है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत होता है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, प्रोपेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल कहता है ये। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसने क्या है, रिवर्स रिएक्शन हमें दे दी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अल्कोहल बना दिया है किससे, कीटोन से। लास्ट हमारा है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनॉल। ओके, तो ये हमारा सही ऑप्शन है जिससे अल्कोहल से क्या है, इसने कीटोन बना दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस। क्या कह रहा है ये, अब ध्यान से देखिए। इन्होंने हमें ये बोला कि इथेनॉल जो है वो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में
हमें एक दे देता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, हमें इन्होंने क्या दे दिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया। अब जो इन चार जो ऑप्शन, ये चार जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई एक जो है वो ओजोनोलाइसिस करने पे हमें वही कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो गिवन करता है, वही कार्बोनिल कंपाउंड है जो प्रोडक्ट हमें देता है। समझ रहे हैं बात को? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इथेनॉल जो है वो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, और वही कार्बोनिल कंपाउंड इन चारों में से कोई एक जो है ओजोनोलाइसिस पर बनाता है। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये देखना है कि कौन ये है जो ओजोनोलाइसिस पे सेम प्रोडक्ट जो है वो हमें देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि आखिर वो प्रोडक्ट है क्या जो इथेनॉल जो है वो देता है। चलिए अब एक बार अपन ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आप चाह रहे हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप इसको जरूर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट आप इथेनॉल की स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना के देखिए। ओके, इथेनॉल की स्ट्रक्चर हम बना के देखें। मेथ एथ, मैं बहुत इजीली आपको समझा रही हूँ, स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको पूरी जो है खोल कर बताऊंगी इसको, तब ताकि आपको ये अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो मेथ एथ CH3, इथेनॉल OH, तो यहाँ पे CH2, तो ये हो गया इथेनॉल। मेथ एथ इथेनॉल हो गया, OH मैंने साथ में लगा दिया है तो ये इथेनॉल हो गया। क्लियर? चलिए अब इन्होंने क्या किया, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ, तो अब इससे बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा इससे, देखिए जरा। CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया ये, कार्बोनिल कंपाउंड। और इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हो गया इथेनेल। तो क्या नाम हो गया इसका, इथेनेल। क्लियर? कहाँ ये क्या था, इथेनॉल। अब अपन को ये देखना है कि जो चार ऑप्शंस अपन को दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ओजोनोलाइसिस करने पर हमें इथेनेल ही दे देगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपन को दे रखा है ब्यूटूइन, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 इन है 1 इन है तो 1। ओके, अब इसकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दीजिए। CH3 देन अगेन कर दीजिए CH3, ये ज़्यादा हो गया ना, CH2। ओके, इसको CH2 कर दीजिए। ओके, देन यहाँ पे सेटिस्फाई कर दीजिए CH2, देन यहाँ पे कर दीजिए CH। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूट 1 इन। अब इसको अगर मैं ओजोनोलाइसिस इसका करवाऊंगी तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसके इस तरफ भी ऑक्सीजन लग जाएगी और इस तरफ भी ऑक्सीजन जो है लग जाएगी। तो क्या प्रोडक्ट जो है वो अपन को मिलेगा, अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक तो अपन को ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। सेकेंड अपन को इसको अगर अपन ने ब्रेक किया है तो इस बॉन्ड को तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH एंड H। ओके, तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड हमें मिल जाएगा, इसमें तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। और सेकंड में हमको क्या मिलेगा, सेकंड में हमको मिलेगा मेथ एथ प्रोप, तो हो गया ये प्रोपेनिल। प्रोपेनिल जो है वो हमको मिल जाएगा। एक में हमें प्रोपेनिल मिल रहा है, एक में फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। रिजल्ट मतलब नहीं आ रहा, जो हम चाह रहे थे वो रिजल्ट हमको नहीं मिला। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखते हैं क्या वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखते हैं। ब्यूट 2 इन ट्राई करके देखते हैं, ब्यूट 1 इन के अलावा। हाँ जी, ब्यूट 2 इन की स्ट्रक्चर बना लीजिए फटाफट से। हाँ जी, बनाइए ब्यूट 2 इन की। ओके, आइए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2 इन। ओके, देन सेटिस्फाई करेंगे वैलेंसी CH3 CH3 CH CH। ओके, देन हमने क्या किया, ओजोनोलाइसिस करवाया इसका। ओजोनोलाइसिस करवाने पर क्या हुआ, जैसे उसमें जो थे बॉन्ड जो थे वो ब्रेक हुए थे, इसमें भी जो है बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इसका बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3, यानी कि इसके भी इस तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा, इसके इस तरफ भी ऑक्सीजन लग जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। और उधर वाला भी सेम मिलेगा हमको,
CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? अब देखिए इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। दैट मीन्स हमारा सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है। सेकंड आंसर जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ब्यूट-टू-इन से हमें क्या मिला है? इथेनॉल। और हमें इथेनॉल की जो CBC से रिएक्शन करवाई थी उसमें भी हमें इथेनॉल मिला था। तो सेम प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल गए, ये भी इथेनॉल वो भी इथेनॉल। और उन्होंने यही बोला था ओजोनोलाइसिस पे जो सेम प्रोडक्ट मिले वो बताना है आपको 4 ऑप्शंस में से। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a secondary allylic alcohol? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको क्या पहचानना है कि सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल जो है वो कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से ट्राई कर लेते हैं अपन। क्या दे रखा है? ब्यूट। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो इन्होंने देखा है ब्यूट 3 इन। तो 1 2 3 यहाँ पे मैं इन लगा देती हूँ। ब्यूट 2 ऑल, तो यहाँ पर अगर मैं OH लगा देती हूँ। ओके, अब वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। CH3, यहाँ पे भी CH2, CH। ओके, क्या हो गया? हो गया। ठीक है। अब सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल होता क्या है? देखिए सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है? जब कोई आपको कोई भी जो है ऐसे चेन दे दी है कार्बन की, ठीक है, ये एक चेन दे दी, इसके पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है इसके ऊपर अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है इसके ऊपर अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे एलिलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? एलिलिक अल्कोहल। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारे पास हो गया एलिलिक अल्कोहल। और सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल क्या हुआ? उस कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स वो है सेकेंडरी अल्कोहल। और यही जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन बना रहा है। ब्यूट 3 इन ने क्या बनाया था? ब्यूट 3 इन ने सेम जो है स्ट्रक्चर बनाई थी। क्या किया इन्होंने? देखिए ये कार्बन था, इसके साथ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड था, इससे जो एडजेसेंट कार्बन है, डबल बॉन्ड के कार्बन से एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी। उसके बाद देखिए इस कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो हमारे पास क्या हो गया? इसका नाम हो गया सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है बेंजिलिक अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स अ कंपाउंड A which on reaction with KOH gives compound B and C. Compound B on oxidation with KMnO4 KOH gives compound C. Compound A, B, C respectively are. ओके, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इस रिएक्शन को आपको सॉल्व करना है और इस रिएक्शन में से जो ऑप्शन आपके ABC बन रहे हैं वो इसमें से आपको चूज करने हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेंजिलिक अल्कोहल से। क्या होता है बेंजिलिक अल्कोहल? चलिए ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपीज में जल्दी से। क्या होता है बेंजिलिक अल्कोहल? देखिए जो भी मैं आपको रिएक्शंस करवाती हूँ उस रिएक्शन में अगर आपको वो रिएक्शन आगे करनी नहीं आ रही है तो एटलीस्ट आपको उसके रिएक्टिव्स जो है, रिएक्टेंट्स जो हैं, उनकी स्ट्रक्चर आप बना के रखिए। उससे थोड़ा बहुत आपको अंदाजा रहेगा कि मुझे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके और क्या बनाना है। तो क्या है, स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी माइंड में रखिए कि बेंजिलिक अल्कोहल जैसे इन सब की स्ट्रक्चर्स कैसे होती है। चलिए बेंजिलिक अल्कोहल हो गया, देन इसको कर दिया मैंने C2OH, ये हो गया बेंजिलिक अल्कोहल मेरा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, ओके, बेंजाइल अल्कोहल मेरे पास आ गया ये। ओके, और फिर इसकी रिएक्शन जो है वो इन्होंने किससे करवाई है? बेंजाइल अल्कोहल था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। इन्होंने बोला इसकी कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा A। ठीक है, A आ गया आपके पास। तो सबसे पहले तो क्या है कि कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से रिएक्शन करवाते हैं हम। A देखते हैं आखिर कि हमारे पास आ क्या रहा है A, है ना।
चलिए ये थोड़ी सी बड़ी होगी है ये, ताकि क्या है कि आगे हमें लिखने में प्रॉब्लम आएगी ना फिर, इसलिए। चलिए अब अगर मैं इसकी CbC कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाती हूं तो मेरे पास A आ जाता है, A। तो ये आ जाएगा मेरे पास A, ये आ गया मेरे पास A। ओके, विच ऑन रिएक्शन विथ KOH। अब A जो है हमारा ये हो गया। अब A क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड। ये किसकी स्ट्रक्चर है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब आगे ये कह रहा है इस A की रिएक्शन है आप KOH से करा दीजिए। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं हमें कि इस A की रिएक्शन आप KOH के साथ करवा दीजिए। KOH के साथ करवाएंगे रिएक्शन। चलिए रिएक्शन करवा देते हैं KOH के साथ, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। देखिए KOH जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अपन सबको पता है, आपको भी पता है कि KOH जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बेस होता है। अब इसके अंदर जो अपने बेंजल्डिहाइड है, इसके अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है ही नहीं, हमारे पास एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। और जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं ऐसे कंपाउंड की जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, तो वो कौन सी रिएक्शन देता है, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो। ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन दे देता है। अब ये क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। चलिए देखते हैं कैसे देता है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट दे देगा। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। K प्लस दे देगा हमें, और क्या कर देगा, K इसने हमें को प्लस में दे दिया। एक बार क्लियर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा जो क्या है कि आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो है पेन ले लेते हैं। चलिए ये मैंने बना दिया मेरा यहाँ पे सॉल्ट। ओके, COO माइनस प्लस K प्लस। ओके, अभी हो गया प्लस। ये रिएक्शंस कैसे चली, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड दिया जिसे हमें बोला कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट से इसकी रिएक्शन करवाइए, हमने रिएक्शन करा दी। देन हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। अब इन्होंने हमें बोला कि KOH के साथ रिएक्शन करवा दी, देन हमने अगेन रिएक्शन करवा दी। अब ये रिएक्शन थी कैनिज़ारो रिएक्शन। प्रोडक्ट दिए हमको दो, इसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट है वो अपन को दे दिया इन्होंने बेंजिलिक, वापस दे दिया वही बेंजाइल अल्कोहल दे दिया, और सेकेंड ये हो गया आपके पास सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट जो वो आपको दे दिया। थर्ड देखते हैं अभी आखिर आगे हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए आगे हमें कह रहे हैं कि KOH के बाद आपको B और C मिल जाएंगे। चलो सबसे पहले तो अपन इसके नाम ही लिख लेते हैं, सॉरी, हाँ जी, सबसे पहले तो अपन इसके नाम ही लिख लेते हैं कि आखिर B और C क्या होता है ना। चलिए सबसे पहले इन्होंने बोला था A को आप बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाइए, CBC से आपको A मिल जाएगा। तो ये मेरे पास A हो गया, मैंने बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, CBC के साथ, तो मुझे मिल गया A। फिर इन्होंने बोला A की रिएक्शन करवाइए KOH के साथ जो आपको B और C देगा। A की रिएक्शन मैंने करवा दी KOH के साथ, इसने मुझे B दे दिया और C दे दिया। क्लियर। फिर तो चलिए ये हमारा आ गया B और ये हमारा आ गया C। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने इसको ही B क्यों माना और इसको ही C है क्यों माना। देखिए आगे ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि B की रिएक्शन, B का ऑक्सीडेशन अगर मैं करवाऊँ KMnO4 और KOH से तो हमारे पास कंपाउंड C अगेन आ जाएगा। B की रिएक्शन, B का अगर मैं करवाऊँ ऑक्सीडेशन KMnO4 और KOH से विच वी गिव्स इज कंपाउंड C। ओके, KMnO4 क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अब इसका तो मैं ऑक्सीडेशन करवा ही नहीं सकती आगे, इसको तो अगर मैं KOH के साथ रिएक्शन ही नहीं करवा सकती, ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है और बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुका है, तो रिएक्शन एब्सोल्युटली मैं किसकी करवाऊंगी, इसकी। इसीलिए मैंने इसको B माना क्योंकि इसकी रिएक्शन करवाने पर अगेन हमको C मिल जाएगा। अब अगर इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाऊँ और KOH के साथ करवाऊँ तो अगेन हमें मिल जाएगा हमारा पोटेशियम सॉल्ट
CO माइनस मिल जाएगा और K प्लस मिल जाएगा। अगेन हमें हमारा पोटेशियम सॉल्ट जो है वो वापस मिल जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसका आंसर लगा लेते हैं एक बार, है ना। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, यानी कि फर्स्ट है जो बेंजल्डिहाइड है। सेकंड जो ऑप्शन है ये अपन को कह रहा है बेंजिल अल्कोहल, ये बेंजिल अल्कोहल है, ये बेंजिल अल्कोहल है। थर्ड है पोटेशियम सॉल्ट, तो सी पोटेशियम सॉल्ट सी पर, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स दे रखा है, उन्होंने कहा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8O। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्स है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C3H8O। ऑन रिएक्शन विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स कंपाउंड Y। कंपाउंड Y जो है वो हमको देता है विच भी रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, जो कि टॉलेंट रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो अपने पास दिया हुआ गिवन क्या क्या है। एक तो इन्होंने मुझे दे रखा है ये C3H8, फिर इन्होंने बोला कि वो दे देगा आपको Y। C3H8 जो है वो आपको Y दे देगा और आगे जो है टॉलेंट रिएजेंट जो है वो ये इसको रिड्यूस करता है। देन वो अपन को करवानी है X की रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ, देन वो हमें Z दे देगा और Z की रिएक्शन अपन को करवानी है 2-क्लोरोमिथाइल प्रोपेन के साथ, जिसका रिजल्ट जो है अपन इन चार ऑप्शंस में से ढूंढेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं C3H8O, यानी कि 3 कार्बन वाला कोई अल्कोहल जो है वो अपन को बनाना है। एक तो मैं ये बना सकती हूँ CH3 CH2 CH2, ओके। एक तो मैंने ये बना दिया, क्या हुआ, 3 कार्बन वाला हमने एक जो है एक वो बना दिया अल्कोहल। दूसरी एक स्ट्रक्चर इसकी मैं ये भी बना सकती हूँ, है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर C3H8O की है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि इन्होंने बोला है जो Y बनेगा, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो टॉलेंट रिएजेंट रिड्यूस करता है, विच रिड्यूसेस टॉलेंट रिएजेंट। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बनेगा कीटोन और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड, और कीटोन जो होता है वो रिड्यूस नहीं करता है टॉलेंट रिएजेंट को, तो ये जो है अपनी गलत स्ट्रक्चर है। और एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो ये अपनी करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसीलिए अपन ने क्या है, इसकी ये वाली स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ नहीं की है, इस स्ट्रक्चर को अपन यूज नहीं कर सकते। अब अपन क्या करेंगे, अब इन्होंने अपन को ये बोला है कि इसकी रिएक्शन करवाइए कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ और आपको मिल जाएगा एक कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए करवा देते हैं। हमें मिल गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास आ गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास आ गया Y आ गया। इन्होंने बोला Y विच रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट, टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करता है। हाँ जी, एल्डिहाइड बन गया, ये टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। देन इन्होंने बोला है X की रिएक्शन करवाइए सोडियम मेटल के साथ। चलिए X है, इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाता है किसकी रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पे Z हमको मिल गया। अब ये बोल रहा है कि Z के साथ जो है रिएक्शन करवाइए 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन की। ओके, किसकी करवानी है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन की। चलिए लेट्स स्टार्ट। Z की मैंने रिएक्शन करवा दी है, किसके साथ करवानी है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल। Z की रिएक्शन करवानी है 2-क्लोरो-2-मिथाइल। चलिए 2-क्लोरो-2-मिथाइल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार अपन। प्रोपेन बना ली, इसी पे क्लोरीन जुड़ा है, इसी पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले तो ये NaCl आउट हो जाएगा, NaCl ये आउट हो गया। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है इसको यूं ना लिखकर क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ,
हाँ जी, इसको मैं CH2 और CH ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो फिर क्या होगा, ये जो है हाइड्रोजन ये चला जाएगा यहाँ ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये जो है अल्कोहल मुझे मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन उधर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ के क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगी अपन को, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा एक और प्रोडक्ट। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कैसा ऑप्शन हमें दे रखा है। ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शंस में देखिए एल्कीन है, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, एल्कीन इसमें दे रखी है 2। सी देखते हैं अपन, सी में CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए अब ये है नेक्स्ट पैसेज अपने पास। इस पैसेज को आप अच्छे से रीड करेंगे जैसे अपन ने पहले वाला किया था। पहले वाला जो पैसेज था वो अपने पास था एल्डिहाइड में से, कीटोन में से और अल्कोहल में से। अब वाला जो पैसेज है वो अपने पास किस में से है, वो अपने पास है सरफेस केमिस्ट्री के एब्जॉर्प्शन में से। चलिए एक बार इस पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए, फिर मैं आपको इसकी जो समरी जो है वो बता देती हूँ, फिर अपन इसके AR के क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कहता है ये पैसेज, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। इस पैसेज में बताया गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, देखिए ये कोई हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। हमें पैसेज में दे रखी है लेदर की सरफेस, ये कोई लेदर की सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर क्या है, इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे ज़्यादा होना बजाय बल्क के, कंपेयर टू बल्क के कंपैरिजन में जो इसकी सरफेस है उसके पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स जो है उनकी कंसंट्रेशन, उनकी एक्युमुलेशन वो ज़्यादा होना, दैट इज एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन। अब देखते हैं दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये पार्टिकल्स हैं मॉइस्चर के, जो कि आपको किसमें दे रखा है, आपके पैराग्राफ में दे रखा है, अगर ये पार्टिकल जो हैं वो मॉइस्चर के हैं तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल्स किस पे डिपेंड करेंगे, ये इनका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, डिग्री ऑफ पोरोसिटी पर, यानी कि कितने जो हैं पोर्स वहाँ पे हैं, साइज ऑफ पोर्स छोटे हैं या बड़े हैं, उन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेदर की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि लेदर जो है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत काम आता है, जैसे कि शूज़ में काम आ रहा है, ग्लव्स में काम आ रहा है, देन गारमेंट्स में काम आ रहा है, देन हमारे पास कंफर्ट वेरियर्स में भी काम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है लेदर की बात जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जहाँ पर ये मॉइस्चर है, ठीक है, हमने बोला कि अगर अपन वेपर की बात कर रहे हैं, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, या मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉइस्चर के जो पार्टिकल्स हैं तो ये इन पे डिपेंड करते हैं। अब अगर मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं, अगर मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए, मॉइस्चर जो है वो बढ़ जाए, तो क्या होगा, मॉइस्चर बढ़ने के कारण भी जो है यहाँ पर हमारे पास डिटोरिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेटियोरेशन हो जाएगा, और इसके साथ हो जाएगा माइल्ड्यू एक्शन, यानी कि फंगस भी जो है वो लग जाएगा। तो इसका मतलब जो है ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मॉइस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर हमारे पास बिल्कुल मॉइस्चर ही नहीं है तो क्या होगा, क्रैकिंग हो जाएगी, है ना, क्रैकिंग हो जाएगी लेदर की। तो क्या है, हमें चाहिए मिनिमम मॉइस्चर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए, जो कि उसको लुब्रिकेट रख सके प्रॉपरली, ना तो उसको क्रैकिंग में जाने दे, ना ही माइल्ड्यू एक्शन या फिर डेटोरेशन में जाने दे, दोनों में नहीं जाने दे। तो हमें चाहिए भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो हमारे पास होना चाहिए। क्लियर, चलिए सेकंड थिंग, एक चीज़ और आती है कि ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेयर में हो सकता है इनकी 2 लेयर हो, है ना, हो सकता है इनकी 2 लेयर और हो सकता है इनकी 2 लेयर हो सकता है इनकी 3 लेयर हो। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक से ज़्यादा लेयर्स में भी हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेयर्ड प्रोसेस, मल्टी लेयर्ड
प्रोसेस, ये हमारे हो गई मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। ठीक है, अब ये हो गया मल्टी लेयर प्रोसेस। इसे हम कह सकते हैं मल्टी लेयर प्रोसेस को, और मैं क्या कहती हूँ, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी कह सकती हूँ। अब आप ये सोचेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर ये है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन, अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि मल्टी लेयर्ड होती है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें सिंगल लेयर जो है वो होती है। क्लियर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर जो है वो होती है ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, चलिए वापस आ जाते हैं अपने पैसेज पे। इन्होंने बोला मल्टी लेयर प्रोसेस, ये अपन पढ़ चुके हैं, मल्टी लेयर प्रोसेस है। अब इन्होंने बोला कि जो ये पार्टिकल्स अपन को दे रखे हैं इन्होंने, ये पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के, ये जो पार्टिकल्स दे रखे हैं इन पार्टिकल्स के, ओके, इन पार्टिकल्स के और इस सरफेस के, इन पार्टिकल्स के और इस सरफेस के दोनों के बीच में वीक वंडरवॉल्स जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में और इस सरफेस के बीच में क्या होते हैं, वीक जो है वंडरवॉल वॉल्स होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो लगते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनका बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण इनकी एंथैल्पी जो है वो भी लो होती है, जिसके कारण इनकी एंथैल्पी जो है बच्चों वो भी लो होती है। अब ये देखिए, लो एंथैल्पीज ऑफ एब्जॉर्प्शन, लो एंथैल्पी होती है एब्जॉर्प्शन की। क्लियर, आप देखिए दूसरी चीज अपन देखते हैं, अगर ये जो 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी, तो इसका जो 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। अब ये हो गई यहाँ तक की बात। क्लियर, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट है। देखिए क्या इन्होंने बोला, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपन ने देखा कि कम है या ज़्यादा है। ठीक है, मॉइस्चर है तो किस पे डिपेंड करता है वो अपन ने देखा। लेदर किस लिए यूज़ होता है वो अपन ने देखा। और मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमको चाहिए ताकि क्रैकिंग भी नहीं हो, प्रॉपरली लुब्रिकेंट रहे, और उससे क्या है कि हमें डिट्रोशन भी नहीं हो। मल्टी लेयर्ड होता है तो हम उसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उसमें क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, लो एंथैल्पीज होती है, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। देन हमने पढ़ा कि 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। अब्जॉर्प्शन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया अलोन। अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो ये सिर्फ अब्जॉर्प्शन किस पे काम करता है, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। ओके, यहाँ तक समझ में आई अपनी कहानी। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें क्या कह रहा है, हाइड इज टेंड टू हार्डनर लेदर, दिस प्रोसेस ऑफ, अब टैनिंग क्या है। अब इन्होंने अपन को एक नया वर्ड दे दिया है, टैनिंग। ये देखिए, ये दिया है टैनिंग। आखिर टैनिंग क्या होती है, चलिए अब एक बार एक नजर इसमें मार लेते हैं कि आखिर टैनिंग क्या होती है। टैनिंग क्या होगा, एनिमल स्किन जो होती है, एनिमल स्किन, अब आपको पता है जो लेदर है वो एनिमल स्किन से बनता है। एनिमल स्किन को अगर टैनिंग मटेरियल में डिप करते हैं अपन, टैनिंग मटेरियल में, तो क्या होगा, ये हार्डनर हो जाएगी। ठीक है, हार्ड हो जाएगी। लेदर को हार्ड करने के लिए हम टैनिंग की जो प्रोसीजर करते हैं, लेदर को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, टैनिंग की प्रोसीजर करते हैं। एनिमल स्किन लेते हैं और उसको टैनिंग मटेरियल के अंदर क्या कर देते हैं, अपन डिप कर देते हैं। क्लियर, नो डाउट। देखिए अब सेकंड थिंग इज ये कि यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, कोगुलेशन होता है। कौन सा कोगुलेशन होता है, म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाता है इनके बीच में। म्यूचुअल कोगुलेशन क्या होता है कि एक का प्लस, यानी कि एनिमल जो स्किन है उसको अपन मान लेते हैं वो प्लस चार्ज होता है और टैनिंग मटेरियल माइनस चार्ज का होता है। तो क्या होता है, इनमें कोगुलेशन हो जाता है, माइनस चार्ज वाला प्लस को दे देता है, प्लस चार्ज वाला माइनस को दे देता है। तो क्या है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी हो जाती है। यहाँ तक बात ये आपकी समझ में आई, ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड विद नेगेटिवली चार्ज टैनिंग मटेरियल। ये हो गया। आगे ये बोल रहे हैं कि अनटैंड हाइड एंड क्रोम टैंड लेदर्स हैव द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। क्रोम टैंड लेदर्स कौन से होते हैं, जिसमें कि क्रोमियम का यूज किया जाता है टैनिंग मटेरियल बनाने में। टैनिंग मटेरियल बनाने में किसका यूज किया जाता है, क्रोमियम का। तो उसको हम कह देते हैं क्रोम टैंड मटेरियल। क्या कहेंगे, क्रोम टैंड लेदर। ओके, ये हो गया। तो ये जो है इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया। देन आगे हमें कह रहे हैं द लेदर टैंड विद वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल हैव स्मॉलर सरफेस एरिया।
और अगर हम टॉयलिंग मटेरियल जो है वेजिटेबल रखते हैं यानी कि नेचुरल रख रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक रख रहे हैं, तो सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई ये बात? सरफेस एरिया क्या होता है? स्मॉलर होता है। ओके, दे आर कंपोज ऑफ लेस हाई सब्सटेंस एंड द कैपिलरीज आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायमीटर्स। तो इसकी कैपिलरीज होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है और स्मॉलर डायमीटर में बन जाती है। तो ये हमारे हैं इस जो पैसेज है उसका मतलब। अब हम करेंगे इसमें से क्वेश्चंस कि क्या इसके अंदर से क्वेश्चंस हमसे पुट किए गए हैं। AR के क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, ये आपको पता ही होगा इसका पैटर्न। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो आप A पे निशान लगाएंगे। अगर आपको लगता है A और R दोनों सही हैं बट वो करेक्ट रीजन नहीं है तो आप B पे लगाएंगे। अगर आपको लगता है असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, तो आप C पे टिक लगाएंगे। एंड असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप D को टिक करेंगे। चलिए पहले AR का क्वेश्चन उठाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आया है। ये AR का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल टैंड लेदर कैन नॉट ऑब्जर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये अपन को पता है, अपन ने अभी भी लाइन पढ़ी थी। क्या लाइन पढ़ी है आपने? देखिए एक बार पिछले स्लाइड पे जाके अपन देखते हैं। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल है स्मॉलर सरफेस एरिया। अब स्मॉलर सरफेस एरिया है, जिसका एरिया स्मॉलर सरफेस है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली जो उसका लार्ज। तो चलिए AR का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है वो है ये, वेजिटेबल टैंड लेदर कैनोट ऑब्जर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अपन ने अपना जो भी पैसेज था उसमें देखा था, देखिए पैसेज में अपन ने ये लाइन पढ़ी थी, वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल हैव स्मॉलर सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होगा, हाँ जी क्या होगा? सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होगा तो अब्जॉर्प्शन पावर भी क्या होगी? कम ही होगी। तो लार्ज अमाउंट में जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो ए है वो बिल्कुल सही है, असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखिए, इसका रीजन क्या कह रहा है? पोरस मटेरियल हैव हायर सरफेस एरिया। पोरस मटेरियल का हायर सरफेस एरिया होता है। पोरस मटेरियल क्या होता है पहले ये देखते हैं। देखिए एक अपने पास सरफेस है जिसमें कि इतने पोर्स है, क्लियर, और एक अपने पास सरफेस है जिसमें जो पोर्स हैं वो कम है। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स उसका ज़्यादा होगा जिसमें जितने ज़्यादा पोर्स है। पोर्स जितने ज़्यादा होंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, पोर्स जितने कम होंगे सरफेस एरिया उतना कम होगा। तो रीजन जो है वो भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सेंटेंस अपने आप में एकदम करेक्ट है, बट क्या है? रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों करेक्ट हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो हमें क्या कह रहा है? एनिमल हाइड सोक्ड इन टेनिंग रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। क्या बोला था मैंने आपको करवाया था कि एनिमल स्किन जो होती है हम उसको टाइटनिंग करने के लिए टैनिंग मटेरियल में जो है वो डिप कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है? वो टाइटनिंग हो जाती है लेदर की। तो यही अपन को इस सेंटेंस में बोला गया है, एनिमल हाइड सोक्स इन टैनिंग रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। बिल्कुल करेक्ट है जी असर्शन। अब अपन चलते हैं रीजन पे। रीजन क्या बोल रहा है? टैनिंग अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल कोगुलेशन के कारण ही जो है वो टैनिंग होती है। तो जो असर्शन है वो करेक्ट है और रीजन है वो भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को वेल जो है एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। तो सेकंड का आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। अब आ जाइए थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज फिजियोजॉर्प्शन। क्लियर, मैंने आपको बताया था कि अगर अब्जॉर्प्शन हो और वो अब्जॉर्प्शन में लेदर में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं तो उसको हम कह देते हैं फिजियोजॉर्प्शन। रीजन क्या कह रहा है? इट इज़ मल्टी लेयर मॉलिक्यूलर प्रोसेस। बिल्कुल सही है। एंड इज अकाउंट बाय लो एंथैल्पीज ऑफ अब्जॉर्प्शन। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में और जो सरफेस होती है उनके बीच में अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो फिर लो एंथैल्पी होगी, एनर्जी क्या होगी? लो होगी। क्लियर? तो यहाँ तक भी जो है बिल्कुल सही टॉपिक है, सही जो है वो लाइन है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये जो इसका भी आंसर क्या हुआ हमारे पास? ए। चलिए
Move on to next question. Question number 4. Assertion leather stand with vegetable tanning material have smaller surface area. मैंने आपको बोला था कि अगर ऑर्गेनिक टैनिंग मटेरियल लेंगे तो स्मॉलर सरफेस एरिया होगा। अपन ने अपने पैसेज में भी इसको रीड किया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा है? द कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायामीटर। बिल्कुल करेक्ट है, कैपिलरी ही रिड्यूस करती है स्मॉल एरिया डायामीटर को, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या है इसमें? असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और साथ में क्या है कि असर्शन को रीजन जो है वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका भी जो आंसर है वो हमारे पास रहेगा ए। चलिए अब हमारा जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। असर्शन क्या कह रहा है? लेदर ऑब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। लेदर जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है। और रीजन क्या है इसका? सम मॉइस्चर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ लेदर। क्या कह रहा है? सम मॉइस्चर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ लेदर। बिल्कुल सही है, लेदर जो ऑब्जॉर्ब करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को। अगर मॉइस्चर कम हो जाता है तो क्या हो जाती है? क्रैकिंग। और अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो माइल्ड्यू एक्शन हो जाता है, ये भी अपन को पता है। तो क्या है इसमें? सेंटेंस तो दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट वो उसको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो अपन क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों करेक्ट हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो इसका आंसर अपना लास्ट में हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, चलिए तो ये था हमारा पैसेज नंबर 2 का असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। अपन पैसेज नंबर 1 पढ़ लिया, अपन ने पैसेज नंबर 2 पढ़ लिया। अब अपन शुरू हो जाएंगे एमसीक्यूज के क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वो शुरू हो जाएंगे यहाँ से। एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। मल्टीपल एमसीक्यूज हैं और आपको क्या है? 1 मार्क का पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। आपको क्या करना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है किसकी? CH3COOH की, COOH की। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इज 91 दे रखी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल आयंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। कुछ आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो आपको इस टेबल के अंदर दे रखी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको A, B, C एंड D। अब आपको इसका क्या करना है? आंसर फाइंड करना है। देखिए हमको गिवन क्या है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको गिवन क्या है और वो वैल्यू जो है वो उसकी कहाँ हम यूज करेंगे। देखिए हमको गिवन है, ये गिवन है हमें एक, तो क्लियर क्या है? CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी हमको दी हुई है, H+ की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, Na+ की मोलर कंडक्टिविटी दी है, K+ की मोलर कंडक्टिविटी दी है और OH- की भी हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें गिवन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो ये देखते हैं CH3COONA, इसकी मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर अपन इसको आयंस में कन्वर्ट करें तो COO- देन Na हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो इसके बीच में प्लस लगा दे। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू दी किस किस चीज़ की हुई है। देखिए इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि अपन को कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया Na+। चलिए वैल्यू हमारे पास किसकी दी हुई है? इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है आपके पास 91, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 91। ठीक है, CH3COO की नहीं दी हुई तो इसको अपन एक बार x मान लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं इसको x। देन हमारे सोडियम की हमको दे रखी है 50.1। क्लियर, चलिए अब क्या करेंगे? x को उधर ले जाएं, 50.1 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो 91 माइनस 50.1 इज इक्वल टू x। ये हो गया 91 माइनस 50.1 इज इक्वल टू x। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 0 का 0 एंड 4, तो 40.9 जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये जो x है वो क्या है? CH3COOH-। क्लियर, इसकी वैल्यू है। अब हमारे पास CH3COO- की वैल्यू है, हमें निकालनी किसकी है? CH3COOH की। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो CH3COOH माइनस, अगर मैं इसके अंदर प्लस कर देती हूँ
H प्लस आयन्स, तो बन जाता है ये। ओके, इसका आयन को अगर मैं इसको इस आयन को प्लस करूंगी तो टोटल अपने पास यही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास आई थी कितनी, 40.9। H प्लस की वैल्यू मुझे दे रखी है इस टेबल में, तो क्या दे रखी है हमको, 349.6। ओके, चलिए तो टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 390.5। 390.5। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्या किया अपन को दे रखी थी जो वैल्यू, उस वैल्यू से अपन ने क्या किया, अपन वहां तक पहुंचे। अगर हमको इससे CH3COON से हमने क्या किया, CH3COOH की वैल्यू जो है वो फाइंड करी। चलिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस कडलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कडलिंग ऑफ मिल्क एग्जाम्पल है ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कडलिंग ऑफ मिल्क, देखिए मिल्क जब होता है, अब हम इसको अगर चेंज करते हैं किसमें, कर्ड में, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड होता क्या है, मिल्क के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन होते हैं वो ऐसे रहते हैं उलझे हुए। अब हमें कहा गया है कि मिल्क से कर्ड बनाना है। जब कर्ड बनती है तो इन प्रोटीन्स का हो जाता है डीनेचुरेशन, यानी कि इनकी जो कर्डलिंग्स जो होती हैं, जो ये कर्ल किए हुए होते हैं, इनकी कर्लिंग जो होती है वो बिल्कुल खुल जाती है। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीनेचुरेशन हो जाता है इनका, तो इसलिए इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हमारे पास और में क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर आर। डाइसैकेराइड जो नेचर में रिड्यूस होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कौन कौन से डाइसैकेराइड्स होते हैं। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कौन कौन से जो हमारे पास डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि रिड्यूसिंग जो है वो सुक्रोज नहीं होता, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग में आएगा। और जिस भी ऑप्शन में सुक्रोज नहीं है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सुक्रोज एंड लैक्टोज नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन देखिए सुक्रोज एंड माल्टोज नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन देखिए लैक्टोज एंड माल्टोज बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। अब अपने पास आए क्वेश्चन नंबर 5। ये है, व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ टोलुइन द वेपर विल बी गिवन वेपर ऑफ बेंजीन 12.8 kPa एंड वेपर ऑफ टोलुइन 3.85 kPa। क्या किया इन्होंने, 1 मोल ऑफ बेंजीन, एक इन्होंने क्या लिया, बीकर लिया, सोच लीजिए। अब इसके अंदर इन्होंने बेंजीन के 1 मोल डाल दिए और साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल दिए टोलुइन के 1 मोल। तो बेंजीन और टोलुइन के 1 मोल जो है इन्होंने इसमें डाल दिए। अब ये पूछ रहे हैं द वेपर विल बी, किसकी वेपर जो है वो ज्यादा होगी। और अपन को क्या है, वेपर की वैल्यूज दे रखी है, बेंजीन की दे रखी है 12.8 और टोलुइन की दे रखी है 3.85। अब किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, बेंजीन की। तो किसकी वैल्यू, अमाउंट किसका ज्यादा होगा, बेंजीन का। तो इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एज इट फॉर्म्स एन आइडल सॉल्यूशन। ये आइडल सॉल्यूशन तो बनाते हैं बट इनका इक्वल अमाउंट नहीं होता है ना। तो इसका ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हायर परसेंटेज होती है। ये आइडल सॉल्यूशन तो बनाते हैं बट हायर परसेंटेज किसकी होती है, बेंजीन की इसमें हायर परसेंटेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉन एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिंक का क्या कीजिए, अब आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखना आना चाहिए, आता भी होगा आपको। तो एक बार जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और इन चारों ऑप्शन से देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। तो चलिए, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्या रहता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्गन से अगर अपन लिख सके तो ऑर्गन 18 हो गया, तो 3D
जिंक कितने नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। तो यहाँ गया 3d10 4s2, 3d10 4s2। ओके, चलिए तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक के पास क्या होता है कि डी जो इलेक्ट्रॉन है, डी जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल होते हैं, ठीक है। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आने की कोई भी संभावना नहीं होती, इसलिए जो जिंक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। ओके, चलिए अब इसमें से ऑप्शन अगर देखते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल। इसमें क्या है कि 4s सबशेल है वो भी क्या है, कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर अपन देखें कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक आयन। निम्न में से कौन सा डायामैग्नेटिक आयन है। एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं आपको चारों के। ओके, चलिए तो पहले से अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डायामैग्नेटिक आयंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं। चलिए, डायामैग्नेटिक आयंस कौन से होते हैं, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास डायामैग्नेटिक आयंस। तो शुरू करते हैं वेनेडियम +2 से। वेनेडियम का देखिए, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ है, 23। कितना दिया हुआ है, 23। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं इसका, ऑर्गन 18, देन हो गया हमारे पास 3d3 एंड देन हो गया 4s2। ओके, 3d3 4s2 ये हमारे पास हो गया वेनेडियम का। अब चार्ज हमें दे रखा है +2 चार्ज दे रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे ये वाले। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऑर्गन 18 3d3। तो इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये जो है ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है अपना, गलत है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपना, हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन अपना है स्कैंडियम +3। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 18 3d1 4s2, 3d1 4s2। क्लियर। चलिए अब इन्होंने देखा हमें +3 दैट मीन्स ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास रह जाएगा ऑर्गन 18, और जो कि एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑर्गन एक नोबल गैस है, तो क्या है, सभी जो उसमें ऑर्बिटल्स है वो फुलफिल हैं, दैट मीन्स इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि क्या है, इसमें सभी जो इलेक्ट्रॉन्स सभी जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी हम उसको डायमैग्नेटिक आयन जो है वो कहते हैं। क्लियर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स। प्रोपेनामाइड दे रखा है आपको, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है, किसके उपस्थिति में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। ओके, चलिए सबसे पहले ये लिखते हैं प्रोपेनामाइड होता क्या है। देखिए मेथ एथ प्रोप डबल बॉन्ड O NH2, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनामाइड। CH3 CH2 सेटिस्फाई कर देंगे इसको। देन चलिए इसकी रिएक्शन इन्होंने बोला है करवाइए ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में करवानी है, NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हाफमैन ब्रोमेमाइड। अब हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें से जो होगा ये गायब हो जाएगा। अगर ये गायब हो जाता है दैट मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, CH3 CH2 NH2, ये रह गया हमारे पास CH3 CH2 Na2, इथेनामीन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, इथेनामीन। ओके, तो ये हो गया हमारा इथेनामीन अमीन। ठीक है, तो ये इथेनामीन हो गया। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका और वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट, IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट formed by reaction of methylamine with 2 moles of ethyl chloride। चलिए क्या बोला है इन्होंने, मिथाइल अमीन की रिएक्शन करवानी है आपको,
मिथाइल अमीन की रिएक्शन करवानी है आपको, किसके साथ करवानी है? इथाइल क्लोराइड के साथ। इथाइल क्लोराइड के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, यानी कि हमें 2 बार ये रिएक्शन इसके साथ करवानी पड़ेगी। देन हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसका IUPAC जो नेम है वो अपन को लिखना है। चलिए सबसे पहले मिथाइल अमीन देखें क्या होता है। CH3NH2 मिथाइल अमीन, इसकी करवानी है इथाइल क्लोराइड के साथ, मेथ एथ, ओके, CH3CH2Cl। तो ये हमारे पास हो गया इथाइल क्लोराइड, मेथ एथ। देन हमने क्लोरीन लगा दिया और सेटिस्फाई कर दी सभी कार्बन की सभी वैलेंसीज, ओके। चलिए अब इसके अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास इधर से HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कौन सा HCl रिमूव हो रहा है? देखिए, जो एक तो हाइड्रोजन हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, Cl हमें यहां से मिल जाएगा, तो HCl यहां से क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो हमारे पास क्या बना? CH3N CH3 CH2 और यहाँ पे हमारे पास हो गया H। क्लियर? तो ये हमारा पास हो गया जो इसके 1 मोल के साथ हमने रिएक्शन करवाई है। अब उन्होंने बोला है हमें कि 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करानी, तो ये रिएक्शन हमें एक बार फिर इस प्रोडक्ट के साथ करवानी पड़ेगी। तो वो हमारे पास हो जाएगा CH3NH CH3 CH2। अब इसकी रिएक्शन अगेन हम करवाएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ, तो होगा CH3 किसके साथ? CH2Cl। इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन वही होगा, HCl निकल जाएगा तो ये H रिमूव हो जाएगा, ये Cl रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3N CH3 CH2 CH3 CH2। तो ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट रहेगा ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये रहेगा। अब देखिए इन्होंने ये प्रोडक्ट बना दिया, इसका IUPAC नेम अपन को अब लिखना है। कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम? सबसे पहले तो हम इसकी पेरेंट चेन देखेंगे कि कौन सी है। पेरेंट चेन हम कौन सी लेंगे? ये वाली पेरेंट चेन लेंगे। तो इस वाली पेरेंट चेन को अगर मैं लेती हूं तो इनमें से कौन सा नाम जो है वो सही रहेगा मेरा? देखिए N पे है, N जो सिचुएशन है इसके N के ऊपर ही इथाइल है और N के ऊपर ही मिथाइल है, तो हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल N इथाइल N मिथाइल। देन देखिए इथेनामाइन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ये। कैसे नाम लिया मैंने? ये हमने पेरेंट चेन मानी है, इस पेरेंट चेन को ध्यान में रखते हुए क्या किया, N पे ही मिथाइल है, N पे ही इथाइल है, तो N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट और ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स लाइक NO2- और SCN- आर। एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स जो हैं वो बताए हुए हैं। क्या होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स? जो कि दोनों जो वो लिगेंड्स जो कि अपने दोनों सिरों से, यानी कि ये नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी जो है बॉन्डिंग कर सकता है, मेटल से लिंकेज कर सकता है, और ये सल्फर से भी और नाइट्रोजन से भी लिंकेज कर सकता है, दोनों तरफ से लिंकेज कर सकता है। किससे? मेटल से। देखिए अगर अपने पास कोई लिगेंड है, ये अगर एक तरफ से मेटल से इसका एक एटम जो है मेटल से लिंकेज करता है, दैट मीन्स ये है हमारे पास यूनिडेंटेड। और अगर कोई लिगेंड उसके 2 एटम्स जो हैं वो मेटल से जो है लिंकेज कर सकते हैं, उसे हम कह देते हैं बाइडेंटेड। और ऐसे ही अगर 3 जगह से करता है तो ट्राइडेंटेड, अगर 3 से ज्यादा जगह से करता है तो हम उसको कह देते हैं पॉलीडेंटेड, ओके। तो यहां तक स्थिति क्लियर है कि जब भी कोई लिगेंड मेटल से लिंकेज करता है तो अगर एक जगह से करेगा यूनिडेंटेड, 2 जगह से करेगा तो बाइडेंटेड। अब अपन को दे रखे हैं इन्होंने NO2- और SCN-। देखिए अब होता क्या है, ये इस तरफ से भी जो है लिंकेज कर सकता है, इस तरफ से भी लिंकेज जो है वो कर सकता है, सल्फर से भी लिंकेज हो सकती है, नाइट्रोजन से भी लिंकेज हो सकती है। बट अपना केस ये है कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साथ ही दोनों तरफ से लिंकेज कर ले, एक बार में लिंकेज तो एक ही तरफ से होगी। तो दैट मीन्स ये एम्बिडेंटेड जो लिगेंड्स है वो भी यूनिडेंटेड होंगे, ये समझ में आई बात? यूनिडेंटेड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि माना कि ये एम्बिडेंटेड है,
ठीक है, ये दोनों तरफ से लिंकेज कर सकते हैं, सल्फर से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है, इधर नाइट्रोजन से भी कर सकता है, ऑक्सीजन से भी कर सकता है। बट केस अपना ये है कि लिंकेज करने के जो है एक टाइम में एक जगह से लिंकेज कर पाएगा, ये तो है नहीं कि दोनों तरफ से कर लेगा। तो दैट मीन्स ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम सही रहेगा कि यूनिडेंटेड लिगेंड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राअमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आपको क्या है इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है इसमें से जो चूज करना है। चलिए अब पहले अपन इसको ध्यान में रखते हुए, ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको दे रखा है टेट्राएमीन। ओके चलो इसमें देखिए टेट्राएमीन किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में टेट्रामीन है, ऑप्शन नंबर बी में टेट्रामीन है एंड ऑप्शन नंबर डी में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो इनकरेक्ट है, तो इसको तो अपन पहले ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग देखते हैं अब अपन। फिर इन्होंने बोला है एक्वा, एक्वा किस किस में है, ये तो अपना गलत ही हो गया, तो इसको तो अपन पूरी तरीके से रॉन्ग ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं हो। अब देखिए एक्वा तीनों में है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला क्लोरिडो, क्लोरिडो क्लोरीन भी तीनों में है, ठीक है। देन हमारे पास आए कोबाल्ट, कोबाल्ट भी तीनों में है, ठीक है। देन हमारे पास आई है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर अपन इसका आंसर जो है वो फाइंड कर लेंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं इसका क्या रहेगा। हमारे पास है CO NH3 4 H2O क्लोरीन Cl2। ओके तो चलिए हमें किसका निकालना है, कोबाल्ट का, तो X ले लिया, अमीन तो ये हो गया 0, वाटर तो हो गया 0। अब हमारे पास है क्लोरीन, तो -1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो -2। ठीक है, अब क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1। क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू हो गया 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मैंने उसकी ऑक्सीडेशन रेट 3 निकाली है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को क्या रहा है 3 दिखा रहा है। दैट मीन्स जो फर्स्ट आंसर है वो आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर? क्या देखा अपन ने, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अपन ने किया क्या, अपन ने सबसे पहले तो ऑप्शन से लेकर, हमने क्या किया, ऑप्शन से लेकर जो है आंसर निकालने की कोशिश की है। फर्स्ट में हमने वो ऑप्शन जो है वो बाहर कर दिया जो ऑप्शन अपना इनकरेक्ट था बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें जो है एक्वा अमीन ही हमारे पास नहीं था, सॉरी टेट्राअमीन ही हमारे पास नहीं था, तो ये ऑप्शन हमने गलत कर दिया। सेकेंडली हमने क्या किया, बाकी सब ऑप्शन में क्या है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है सिवाय किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे हमारे पास 3 थी, हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन था हमारा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखी जो कि हमारे पास +3 आई। अगर वो +3 आई है दैट मीन्स जो पूरा आंसर है वो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स। आपको वो आयन बताना है जो कि स्पेसिफिक कलर जो है वो देता है। कलर कौन से आयंस देते हैं, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अपने डायमैग्नेटिक वाला किया था, इसमें उसमें हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, और इसमें हमें ये चूज करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में है। स्कैंडियम से शुरू करते हैं अपन। स्कैंडियम का कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 21, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है 21। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो ऑर्गन हो गया, ऑर्गन 18 हो गया, देन 3d1 हो गया, 4s2 हो गया। ओके क्या आया हमारा, ऑर्गन 18, 3d1, 4s2। क्लियर? चलिए अब इन्होंने हमको बोला है स्कैंडियम +3, ऑप्शन से ही आंसर निकालेंगे इसका भी। स्कैंडियम +3 दे रखा है तो मैं इन पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या है रिमूव कर दूंगी, +3 दो यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने कर दिया रिमूव। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें हो गए ऑर्गन 18 में, और ऑर्गन 18 जो है वो फुली फिल्ड होता है, तो यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी स्कैंडियम +3 होगा वो ऑप्शन अपने जो है गलत हो गए। अब स्कैंडियम +3 इसमें है, स्कैंडियम +3 इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमेशा ही अब गलत हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम हमारे पास कितने नंबर पे आता है 22, तो 18, 3d2, 4s2। अब टाइटेनियम हमें दे रखा है
+3 में भी दे रखा है, +4 में भी दे रखा है। दोनों से करके देख लेते हैं एक बार। +3 से करके देखेंगे तो क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा। क्लियर? +3 से अगर मैं कर रही हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से जाएगा। तो क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बच जाता है। तो ये है टाइटेनियम +3 जो है, पॉसिबल है कि ये कलर्ड है, ये कलर्ड है। अब टाइटेनियम +4 की देख लेते हैं एक बार। टाइटेनियम +4 का अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से भेजूंगी और 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से भेजूंगी। दोनों तरफ से अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है, ये पूरा जो शेल है अपन ने खाली कर दिया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए, दैट मीन्स वो वापस ऑर्गन 18 बन गया, और ऑर्गन 18 जो है फुलफिल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना रहता है इनकरेक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन भी अपना रहता है इनकरेक्ट, तो ये भी अपना इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना एकदम सही है। दोनों ऑप्शन ऊपर के इनकरेक्ट है, तो फिर अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो ये जो है वेनेडियम +3, वेनेडियम +2, और ये अपने पास करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 10th क्वेश्चन अपने पास है, आइडेंटिफाई वहाँ ABCD। अपन को एक बीच में दे रखा है, मिड का एक अपन को कंपाउंड दे रखा है, जो रिएक्टेंट है उनकी अपन ने 4 अलग अलग जो कंपाउंड्स है उनकी प्रेजेंस में अपन ने रिएक्शन करवाई है, और उनका जो आंसर है वो अपन को फाइंड करना है। चलिए, अब हमारे पास सबसे पहले रहा है C2H5Cl, ये है हमारे पास। अगर हम A की रिएक्शन देखें, ये वाली, तो इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ देखेंगे, सॉरी एल्कोहलिक KOH के साथ करवानी है कि चलो अपन पहले B की फाइंड कर लेते हैं। एक्वस KOH, B लिख लिया है तो पहले B की फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो ये हमें दे देगा C2H5, ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा K के साथ, तो KCl बन जाएगा। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा OH, तो C2H5OH जो है वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट नंबर B है। अब A सॉल्व करें एक बार। चलिए, A को देखते हैं। C2H5Cl की रिएक्शन A में किसके साथ करवानी है, एल्कोहलिक KOH के साथ। अब एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि इसमें से Cl रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा, ये अपने पास आ जाएगी एक एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है वो अपने पास आ जाएगा। जब भी इसकी रिएक्शन अपन एक्वस KOH के साथ करवाएंगे तब तो अपन को मिल जाएगा। ये रिएक्शन अपन देख चुके हैं पहले, है ना। जो शुरू की रिएक्शन थी, शुरू के जो MCQs थे, उनमें अपन ने ये रिएक्शन देखी थी कि यहाँ पर हमको अल्कोहल जो है वो मिलता है। अब इसी की रिएक्शन जो है हम करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसमें क्या है, हमारे पास आएगी एल्कीन। ठीक है, तो चलिए, अब ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर A, यानी कि ये हमारा A का आंसर भी आ गया और B का भी आंसर आ गया। अब देखें ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन रिमूव हो गए हैं इसके बेस पर। पहला हमारे पास है ये एल्कीन, तो ऑप्शन नंबर A में एल्कीन है पहली, एंड ऑप्शन नंबर C में एल्कीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर D और ऑप्शन नंबर B तो पहले ही गलत हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अपने पास है अल्कोहल, तो है ये B में, यहाँ पे भी अल्कोहल है और B में C के पास भी अल्कोहल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है 2। इनमें से अब देखें अपना ऑप्शन कौन सा निकलता है। तो चलिए पहले D की फाइंड करते हैं। D में अपन को दे रखा है C2H5HCl की आप रिएक्शन करवाइए KCN के साथ। KCN के साथ अगर इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर KCN है, ये यहाँ से प्लस और माइनस चार्ज में ब्रेक हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज में जो है ये ब्रेक हो गया यहाँ से। ओके, अब जो है कार्बन जो एंड है इसका वो भी, और नाइट्रोजन जो एंड है इसका ये भी, ये दोनों तरीके से बॉन्ड कर सकता है। ये लिंकेज, ये बॉन्डिंग जो है दोनों तरफ से होती है। कार्बन भी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है और एन भी इसके साथ बॉन्ड जो है बना सकता है, बट दोनों में से पहले कौन बनाएगा, पहले इसमें कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय किसके, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग के। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो रहेगा C2H5CN। ओके, C2H5CN। अब इसके दोनों एंड्स जो है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही फ्री हैं बॉन्डिंग के लिए, बट कार्बन कार्बन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कार्बन इससे पहले बॉन्ड बनाएगा बजाय नाइट्रोजन की। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रहेगा C2H5CN। चलिए अब देखिए अपने ऑप्शंस में से C2H5CN किसी में आ रहा है,
ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं सबसे पहले डी का C2H5Cl, और ऑप्शन नंबर सी देखिए C2H5NC। तो NC इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन से पहले बॉन्ड बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द क्रिस्टल शोइंग फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज। इनमें से आपको 4 क्रिस्टल्स दे रखे हैं, इनमें फ्रैंकलिन जो डिफेक्ट है वो आपको बताना है कि कौन सा क्रिस्टल शो कर रहा है। अब देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स पढ़े हुए होंगे। तो उसमें क्या होता है, एक जो कैटायन होता है वो वहां से निकल जाता है और वो इंटरस्पेशियल स्पेस में जाके बैठ जाता है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ से कैटायन हट गया है जो इंटरस्पेशियल स्पेस में जाकर बैठ गया है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, हाँ जी, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि कैटायन हट गया है और स्पेस में जाकर जो है बैठ गया है। तो इसीलिए जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। तो यहाँ तक थे अपने पास एमसीक्यूज। अब अपने पास 12 से लेकर 16 तक एआर के क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हमें एआर में। डिस्क्रिप्शन अपन देख चुके हैं, यहाँ से आ जाइए। पहला इन्होंने दिया है द टू स्ट्रेन्स ऑफ डीएनए आर कप्लीमेंट्री टू ईच अदर। डीएनए के 2 स्ट्रेन्स जो हैं वो कप्लीमेंट्री हैं ईच अदर। ठीक है, अगर 2 स्ट्रेन डीएनए के दे रखे हैं वो एक दूसरे के कप्लीमेंट्री हैं। रीजन देखते हैं, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। अब अपन को पता है कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और यही इन्होंने दे रखा है कि स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं जो बेस बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ बना लेगा या ये इसके साथ बना लेगा, इनके स्पेसिफिक पेयर है जो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही बनाएगा और साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ही बनाएगा। तो इसमें से क्या है, इसका असर्शन भी राइट है और रीजन भी इसका जो है वो एकदम राइट है, और दोनों जो है वो एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना करेक्ट होगा, देखिए, assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation of assertion। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट रहेगा, फर्स्ट नंबर assertion reason क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट अपने पास है ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ओजोन जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है किसके, ऑक्सीजन की बजाय। ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ओजोन जो होती है वो स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन स्टेबल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना जो है गलत, असर्शन अपना बिल्कुल रॉन्ग है। अब आ जाइए रीजन पे, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। ठीक है, अब देखते हैं, इन्होंने बोला है कि ओजोन जब डिकम्पोज होती है किसमें, ऑक्सीजन में। ओजोन जब डिकम्पोज होती है ऑक्सीजन में, ये हीट जो है रिलीज करती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखते हैं अपन ओजोन ऑक्सीजन दोनों को अपन अगर वैलेंसीज की बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए एक रिएक्शन तो ये है। अब जब अपन ये देखते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन से जब ओजोन बनती है, ये रिएक्शन तो अब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन से जब ओजोन बनती है तो क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू बनती है। ये रेज इन पे आती है और जो ऑक्सीजन है वो बना देती है ओजोन। अगर ऑक्सीजन ने ओजोन बना दी है इस एनर्जी को लेके, तो ये हो गई हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास क्या हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसकी अपोजिट जो है वो रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। तो ये हमारी हो गई एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट मीन्स जो रीजन है वो एकदम करेक्ट है। रीजन करेक्ट है बट अपने पास असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट रहेगा, देखिए रीजन जो करेक्ट है, क्या लिखा हुआ है इसमें, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका एकदम करेक्ट है। चलिए, मतलब 12th के लिए अगर हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 12th के लिए ए था और क्वेश्चन नंबर 13th के लिए हमारे पास बी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक्वेटिक स्पीशीज आर, ठीक है, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। बिल्कुल सही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम
टेम्परेचर, डिफरेंट गैसेज हैव। अब KH वैल्यू का NCERT में आपको जो है पूरा एक चार्ट दे रखा है, जो डिफरेंट गैसेज हैं उनकी KH वैल्यूज़ का आपको चार्ट दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है रीज़न। तो इसमें क्या है कि असर्शन है वो क्या है, उसका बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन रीज़न जो है वो दे पा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना करेक्ट रहेगा कि असर्शन जो है वो रीज़न को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो 14 नंबर का हमारे पास आंसर रहा ए। चलिए 15 नंबर देखते हैं। हाँ जी, इसका और में जो दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है उनकी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। ओके, रीजन क्या दे रखा है, एजियोट्रॉप आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। बिल्कुल करेक्ट है। तो बट करेक्ट तो दोनों ही है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। बट जो रीजन है वो तो अपन को दे रहा है एजियोट्रॉप की डेफिनेशन, और अपन को एजियोट्रॉप की डेफिनेशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए अपन को, क्या इसका कारण क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है, ये इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है, मान लीजिए आपको HNO3 दे रखा है और यहाँ पे आपके पास वाटर है, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, HNO3 कर दिया प्लस वाटर, आपने मिक्स करके इसका एक मिक्सचर जो है वो बना दिया। अब इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी वो HNO3 के बीच की बॉन्डिंग और H2O के बीच की बॉन्डिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्या हुआ, HNO3 की बॉन्डिंग और H2O की बॉन्डिंग की कंपैरिजन में HNO3 और H2O की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा इंक्रीज। और ये जो है राउल्ट्स लॉ, हमारे पास राउल्ट्स लॉ होता है, उससे नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। अगर इसका यहाँ पे रीज़न हमें दिया जाए नाइट्रिक एसिड और वाटर के मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनने का, अगर हमें रीज़न दिया जाए तो उसका रीज़न ये होगा कि ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन जो है वो दिखाते हैं। रीज़न करेक्ट है बट वो सही एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दे पा रहा है। ओके, तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन हमारे पास बी रहेगा कि दोनों करेक्ट है बट उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी तो वो ये होगी कि राउल्ट्स लॉ जो है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है नाइट्रिक एसिड और वाटर की मिक्सचर के अंदर, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। तो बी नंबर जो होगा हमारा और का जो अगर मान ले तो बी नंबर जो हमारा करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं देन फिनोल। फिनोल्स आर आर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। ठीक है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं फिनोल्स, बिल्कुल होते हैं। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोनों जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट दोनों जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा रीजन उसकी, तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन अपने पास है असर्शन में। देखिए, मेथोक्सी इथेन रिएक्ट्स विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमिथेन। सबसे पहले देखते हैं मेथोक्सी इथेन होता क्या है। अगर मैंने ये बना दिया, हाँ जी, अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया तो ये क्या है, मेथोक्सी इथेन। हमारे पास क्या है, मेथोक्सी इथेन। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं हमें, ये बोल रहे हैं मेथोक्सी इथेन की आपको रिएक्शन करवानी है HI के साथ। करवा दी आपने HI के साथ मेथोक्सी इथेन की रिएक्शन करवा दी। इन्होंने बोला हमारे पास आया इथेनॉल। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए अब इसके अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, जो I होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है तो ये करेगा क्या, ये उस जो है पेयर के ऊपर जाएगा, उस ग्रुप के ऊपर जाएगा जिसकी चेन जो है छोटी है, छोटे ग्रुप की तरफ जाएगा, क्योंकि SN2 जो रिएक्शंस होती हैं वो रहती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा बजाय 2 डिग्री के, बजाय 3 डिग्री के। SN2 रिएक्शन में हम ये देखते हैं क्या होता है, SN2 रिएक्शन जिसमें 1 डिग्री को हम ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं। अब जो ये HI में से I है ये किसके पास जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, छोटे ग्रुप के पास, और छोटा ग्रुप हमारे पास कौन सा है, मीथेन। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3I और प्लस में हो जाएगा CH3CH3। तो
CH3 हो जाएगा और हमारे पास जो है वो हमारा आ जाएगा मेथॉक्सी आइडोमिथेन आ गया। क्यों आया आइडोमिथेन? मैंने आपको बताया कि HI में जो I है वो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें SN2 रिएक्शन दे रहा है। अगर वो SN2 रिएक्शन दे रहा है दैट मीन्स वो 1 डिग्री के साथ जाने के लिए ज़्यादा जो है प्रायोरिटी रखेगा, यानी कि वो छोटे ग्रुप के पास जाने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। अगर वो छोटे ग्रुप के पास जा रहा है तो हमारे पास आ गया है आइडोमिथेन और यहाँ पर जो है इथेनॉल जो है हमारा बन गया है। इथेनॉल जो है हमारा बन गया है यहाँ पे। तो इथेनॉल जो बन गया है। ओके, चलिए अब इसका रीजन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल सही है, अपन ने तो पहले ही देख लिया कि SN2 मैकेनिज्म है, इसीलिए वो छोटे ग्रुप के पास जा रहा है। अगर इसमें SN1 रिएक्शन होती तो बड़े ग्रुप के पास जाता तो वो हो जाता 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो ये हो जाता। क्लियर? तो क्या है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और दोनों जो है रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस। चलिए ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास जो है सेक्शन बी आ जाता है। यहाँ तक के जो क्वेश्चन है MCQs जो है वो अपन ने सॉल्व पूरे कर लिए हैं। हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो आज अपन ने सॉल्व पूरा कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्राई करेंगे कि मैं आपको जो सेक्शन बी है उसको भी एक्सप्लेन कर सकूं कि कैसे आप उसका जो है आंसर लिख के हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एकदम अच्छी रहे और एग्जामिनर जो है उस पर जो है इंप्रेशन अच्छा डाले, जिससे आपके मार्क्स जो है स्कोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस।